जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 6 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो है, आपको किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। याद रखिए, इस लैंग्वेज को आपको 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है जीवन को सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो ये बात कही थी अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहा जा रहा है कि अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला कार्य कहलाता है। यानी कि जो आप करते हैं उसको हम लोग, कार्य जो करते हैं उसको हम लोग उपभोग कहते हैं, यानी कि यूज़ में हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे क्या कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदता है तो वो उपभोक्ता होता है। यानी कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उस समय आप वहाँ कौन हो? उपभोक्ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कहा जा रहा है कि बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है उत्पादन। ठीक है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कोई किसान गेहूं उपजाता है। कोई भी एक किसान है, वो गेहूं उपजा रहा है। यहाँ किसान कौन है? यहाँ पर जो किसान होगा वो एक उत्पादक होगा। ठीक है। कौन होगा? एक उत्पादक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कह रहा है कि श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। श्याम क्या कर रहा है? गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ पे श्याम कौन है? तो यहाँ पर जो श्याम है एक उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है। जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वो क्या कहलाएगा? तो जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए जो कोई वस्तु बेचेगा तो वो विक्रेता, यानी कि बेचने वाला कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है। यानी कि आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका उद्देश्य है कि हम उससे धन प्राप्त करेंगे तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर यह कहा जा रहा है कि हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती है। हमारी आवश्यकता जो होती है या इच्छाएं जो होती है वो असीमित होती है। कैसी होती है? असीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कहा जा रहा है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः क्या है। तो ये जो हैं सीमित होते हैं। क्या होते हैं? सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे ये कह रहा है कि चयन की समस्या सामान्यतः है। तो ये जो चयन होता है इसकी क्या समस्या है? सामान्यतः है एक आर्थिक समस्या है। कैसी है? एक आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ क्या है। तो सामान्यतः आर्थिक समस्या की जो जड़ है वो है अभाव, है ना, कमी। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कहा जा रहा है संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। तो कौन सा प्रयोग? तो वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। तो क्या है अध्ययन? अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग क्या हैं। तो ये है उत्पादन, उपभोग और वितरण। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। यानी वो कुछ पैसे लेता है और अन्य लोगों को क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। यहाँ पर जो रमेश है वो क्या है वो आपको बतानी है। तो एक सेवा प्रदाता है। बात समझ में? जो आदमी सेवा देगा वो सेवा प्रदाता हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कहा जा रहा है कि निम्न में से सेवा प्रदाता का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए कौन यहाँ पर सेवा प्रदाता का उदाहरण? डॉक्टर पैसे लेकर के क्या देता है? इलाज करता है। वकील पैसे लेकर क्या करता है? केस लड़ता है। हम पैसे दे करके गाड़ी पे बैठते हैं, वो हमें चला करके कहीं भी ले जाता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे, कह रहा है माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः क्या होता है। तो माँ अपने बच्चों को जो करती है एक गैर आर्थिक क्रिया होता है। देखिए, आर्थिक क्रिया में क्या होता है ना, हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन क्या माँ जो बच्चों को जो देखभाल करती है वो क्या प्रॉफिट देखती है? नहीं देखती है। तो गैर आर्थिक हो जाएगा। एक हो जाएगा आर्थिक, एक होता है गैर आर्थिक। बात समझ में आया नहीं? तो याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को जो शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है। तो ये हो जाएगा एक आर्थिक क्रिया। मैंने बोला ना एक आर्थिक क्रिया, क्यों? क्योंकि वो धन प्राप्ति हेतु शिक्षा प्रदान कर रहा है। बात कीजिएगा इस लैंग्वेज पे। लैंग्वेज में कहा गया कि शिक्षक यानी जो टीचर है, मान के चलो हम टीचर है, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो फ्री में पढ़ाएंगे तो वो गैर आर्थिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे के लिए, धन के लिए पढ़ा रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हम पैसे के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करता है। तो मनुष्य के आम जीवन को जो कारोबार को प्रभावित करेगा, सुनामी आएगा, कारोबार प्रभावित होगा, भूकंप आएगा, कारोबार प्रभावित होगा, कोविड आया, कारोबार प्रभावित होगा, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो चाणक्य की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये एडम स्मिथ की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है? मतलब ये टाइटल है और इसके ऊपर एक बुक लिखा गया है, तो ये किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो एडम स्मिथ ने ही लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है अर्थशास्त्र के मूल हैं। अर्थशास्त्र का जो मूल है, जो उसका रूट्स है, जो उसका जड़ है, जो उसकी क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इच्छाएं, चयन, दुर्लभता, या बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी चयन और दुर्लभता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आर्थिक क्रिया कार्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। संख्यांकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो संख्याओं का अमूर्तता ये नहीं होगा, लेकिन संकलन होता है, वर्गीकरण होता है, विश्लेषण होता है, ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। कहा जा रहा है कि श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। ये क्या, ये श्याम कौन है यहाँ पर? तो श्याम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक उत्पादक हो जाएगा। वो क्या कर रहा है ना, बिक्री करने के लिए कुछ नया तैयार कर रहा है ना, तो वो उत्पादक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है कि हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। तो कौन से अर्थों में होता है? एक वचन और बहुवचन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक वचन के रूप में संख्यांकी का तात्पर्य क्या है? तो एक वचन के रूप में जो संख्यांकी का तात्पर्य संख्याओं के संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान से, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे ये कहा जा रहा है कि बहुवचन के रूप में संख्यांकी का तात्पर्य क्या होगा? तो बहुवचन के रूप में जो संख्यांकी का जो तात्पर्य होगा वो हो जाएगा व्यक्ति के रूप में संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आपका बहुवचन के रूप में संख्यांकी का सरल अर्थ क्या होता है? तो बहुवचन के रूप में संख्यांकी का जो सरल अर्थ होता है वो आंकड़ों से होता है। क्या से? आंकड़ों से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।